साथियों नमस्कार। आज शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय का लाइव था, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और जूम के माध्यम से। मैंने भी सुना है, देखा है। उम्मीद थी कि कुछ नया बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नया कुछ भी नहीं बोला है। वही सब पुरानी बातें हैं। छुट्टी को लेकर के, स्कूल टाइमिंग को लेकर के उम्मीद जताई जा रही थी कि 10 से 4 स्कूल टाइमिंग करने के बाद जो चल रही थी और टीम गठित की गई थी, उसमें भी दरकिनार कर दिया गया था इस मामले को। उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और 10 अनुमंडल को लेकर के जो कन्फ्यूजन हो रहा था आप लोग को, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। मैंने बोला था, लगभग 10 दिन पहले मैंने वीडियो जारी किया था। उसमें मैंने कहा था कि 10 अनुमंडल ही अप्लाई करनी है। तो लोगों ने कहा था एक जिला में तो 10 अनुमंडल हैं ही नहीं, कैसे होगा। लोग 10 स्कूल पे चले आए थे कि जिस अनुमंडल में हम चाहेंगे उसमें 10 स्कूल अप्लाई करेंगे। ये तो आपने अपने मन से सोचा या बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने आपके बीच कन्फ्यूजन क्रिएट किया है? क्या उसने कहा था कि आप किसी एक अनुमंडल में 10 स्कूल को सेलेक्ट करेंगे या भरेंगे? शिक्षा विभाग के किसी भी बड़े पदाधिकारी ने ये बातें कहीं, या फिर जो नियमावली आया उसमें लिखा हुआ है क्या? कहीं कहीं नहीं है ये। और इस बात को लेकर के मैंने पहले भी कहा था कि अनुमंडल के बाहर रखने की जो बात चल रही है, इसको लेकर के जो नियोजित शिक्षक हैं, सक्षमता पास वाले शिक्षक हैं, वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बातें तो मैंने कहा था। वो चाहते थे कि अपने ब्लॉक के बाहर रखा जाए, न कि अनुमंडल के बाहर रखा जाए। ये तो क्लियर ही था। दूसरे अनुमंडल में एक तो रखा जाएगा, दूसरी चीज़ किसी भी दूसरे अनुमंडल में रखा जाएगा तो आपसे 10 अनुमंडल मांगा जाएगा। एक दिन मैंने कहा था तो लोगों ने मुझे कहा कि आपके पास जानकारी का अभाव है। जो भी अनुमंडल आपको मिलेगा उसके अंदर रेंडमाइजेशन तरीके से आपको स्कूल अलॉट होगा। लेकिन अभी तक मुझे भी ये क्लियर नहीं है कि अगर जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका स्कूल अलॉट हो गया, मान लिया किसी को पहले से और ख़राब स्थिति में स्कूल मिल गया, दूर मिल गया, बदतर स्थिति वाला स्कूल मिल गया, अगर वो न जाना चाहे तब क्या होगा? क्या उनको जाना पड़ेगा? कंपल्शन है, क्योंकि उनका नाम अलॉट हो गया है, उनके नाम से स्कूल निकल चुका है, इसलिए उनको जाना पड़ेगा, चिट्ठी निकल गया है। तो अभी जो बेहतर स्थिति में है वो और ख़राब वाली स्थिति में क्यों जाएंगे? एक सवाल, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अनुमंडल की बात पहले भी थी, 10 अनुमंडल की बात, इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति वाली बातें नहीं है। जो लोग 50 वीडियो देखते हैं इधर उधर की, बहुत सारे जो दिन भर में 4 वीडियो लोग लगाते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, उन्हीं लोगों के पास कन्फ्यूजन है। बाकी किसी के पास कन्फ्यूजन नहीं है। और याद रखिए, जितना कहा था उतना ही हुआ है। अभी भी एसीएस महोदय ने कहा है ना कि 3 दिन में 4 दिन में आ जाएगा सॉफ्टवेयर बन करके और अप्लाई लेना शुरू कर देंगे। ये ऐसा नहीं होगा। अप्लाई, मैं अभी फिर कह रहा हूँ, संभवतः छठ पर्व के बाद ही शुरू हो पाएगा। बहुत ही फास्ट काम होगा, तब दीपावली के बाद शुरू हो सकता है। नहीं तो ज़्यादा उम्मीद है अप्लाई छठ पर्व के बाद ही लिया जाएगा। आपको खुश करने के लिए भले ही शिक्षा मंत्री या एसीएस महोदय कुछ भी कह दें। 10 पंचायत की बात है महिलाओं के लिए, ये भी सही है, ये भी पहले कहा गया था। और एक पत्रकार साथी बोल रहे थे
पत्रकार महोदय की मैं बातें सुन रहा था कि ई सर्विस बुक बनाने की बात है, सर्टिफिकेट जांच होगी, तो आप लोगों ने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा नहीं है। उसमें बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि सर्विस बुक बनेगा और आपके सर्टिफिकेट की जांच होगा। कब? स्थानांतरण के बाद, पहले नहीं। जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने इन चीज़ों को क्लियर किया था कि बात चल रही थी कि पहले सर्विस बुक बना लिया जाए और सभी का सर्टिफिकेट जांच किया जाए, इवन कि बीपीएससी शिक्षकों का भी। लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी लेट हो जाता और इसीलिए कहा गया कि पहले स्थानांतरण करेंगे, पदस्थापन करेंगे और तब जा कर के ई सर्विस बुक बनेगा, फिर सर्टिफिकेट की जांच होगी। और एक बात एसीएस महोदय ने शायद कन्फ्यूजन में कह दिया, या उस समय उनके संज्ञान में ये बातें नहीं होंगी, कि उन्होंने कहा कि रूम शिफ्टिंग करेंगे लोग विंटर सीजन की छुट्टियों में। तो विंटर सीजन की छुट्टी तो पाठक जी ने ख़त्म कर दिया और आपने दोबारा संशोधित छुट्टी का लिस्ट जारी किया। उसमें भी आपने 25 से लेकर के 31 दिसंबर तक, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टी घोषित नहीं किया है। तो विंटर वाली छुट्टी है कहाँ जिसमें लोग रूम शिफ्ट करेंगे? और बहुत ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जनवरी में स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, कुछ लेट होगा। सॉरी, यह दिसंबर में स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, जनवरी तक जाएगा। बहुत ही फास्ट काम करेंगे तब। 3 लाख लोगों को एक साथ स्थानांतरण कर देना कोई आसान काम नहीं है। और हर कोई फॉर्म भरेगा जो अपने ज़िला से दूर है, वो इस उम्मीद में फॉर्म भरेंगे लोग, चाहे पुरुष शिक्षक हो चाहे महिला शिक्षक हो, कि कम से कम उनको अपना ज़िला मिल जाए। परेशान है बीपीएससी शिक्षक, मैं जानता हूँ, और महिला तो बहुत ही परेशान है। बातें होती है मेरी, मैसेज आते रहते हैं, कॉल आते रहते हैं, रोती हैं महिलाएं। पुरुष की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे साथी जो हैं पुरुष शिक्षक, उनको खाना तक बनाने नहीं आता है। इंटीरियर में स्कूल है जहाँ होटल भी उपलब्ध नहीं है, जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कम से कम अपना ज़िला मिल जाएगा तो 40 किलोमीटर भी रहेगा तो घर से अप डाउन कर लेंगे, मोटरसाइकिल से, बस से, ट्रेन से। इसलिए अप्लाई तो सब करेंगे और निश्चित करेंगे। और लगभग मान लिया कि 10% या 20% लोगों को अपने ज़िला में या नज़दीकी स्कूल मिल गया होगा, सूटेबल स्कूल मिल गया होगा, जो अप्लाई नहीं करेंगे। फिर भी 80% लोग अप्लाई करेंगे और 80% में लगभग 2.5 से 3.25 लाख फॉर्म का 1 महीने के अंदर क्लियर करके पदस्थापन की चिट्ठी निकाल देना आसान नहीं होगा। बिल्कुल बहाली की आप देख लीजिए, जो अभी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में बहाली हुई थी, आपका कब एप्लीकेशन लिया गया था, कब रिजल्ट जारी किया गया? एप्लीकेशन से लेकर के रिजल्ट जारी तक करने की प्रक्रिया को आप देख लीजिए, कम से कम 3 महीने की प्रक्रिया रही है। तो 1-1.5 महीने में संभव नहीं है ये। हालांकि सबसे पहले मैंने ही और लगातार कहा था, जुलाई अगस्त से मैं कहता आ रहा था कि दिसंबर में स्थानांतरण होगा, सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण होगा। उस पर कोई भी यूट्यूब वाले, कोई भी पत्रकार ये बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि होगा, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग जाता था उस समय। कुछ लोगों से बातें होती थी जिन्होंने कहा था कि मेरा नाम गुप्त रखिएगा, लेकिन आपको बता दें कि ट्रांसफ़र होगा। मैंने खुद ही एप्लीकेशन दिया था एसीएस महोदय को मिल करके कि सबसे पहले महिलाओं का स्थानांतरण किया जाए। उसके बाद जो पति पत्नी दोनों शिक्षक शिक्षिका हैं, जो अदर जिला में हैं, परिवार से दूर हैं, उनको एक साथ किया जाए। जो अंधे हैं उनके बारे में विचार किया जाए, और जो अपने माता पिता के सिंगल संतान हैं
जिनके माता पिता बीमार हैं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको घर पे देखने वाला कोई नहीं है। स्थानांतरण की प्रक्रिया को खुलवाने में मेरी भी एक अहम भूमिका रही है। मैं पीपीटी के माध्यम से लेटर जारी करने मुझे नहीं आता है, नहीं तो मैं आपको वो लेटर दिखाता जो मैंने खुद एसीएस महोदय को लिखा था और दिया भी था। जून में ही दिया था। मैंने अपने कम्युनिटी पे वो लेटर कई बार पोस्ट किया है। अभी नए साथी जुड़े हैं, उन्होंने शायद नहीं देखा होगा। तो दिसंबर के बारे में बात कह रहा था। आज भी एसीएस महोदय ने कहा है कि दिसंबर में स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अभी जो परिस्थितियां उभर करके सामने आई है, जिससे लग रहा है कि एक आध महीने लेट हो सकता है, ये जनवरी तक जा सकता है। बहुत फास्ट काम करेंगे तब। और जो आपको लगता है कि कन्फ्यूजन की बात है अनुमंडल को लेकर के, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपसे 10 अनुमंडल ही मांगा जाएगा पुरुष शिक्षकों से, और उस 10 अनुमंडल में जो आपको या जो शिक्षा विभाग के लिए सुटेबल होगा वो अनुमंडल आपको मिलेगा, और उस अनुमंडल के अंदर रेंडमाइजेशन तरीके से आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। महिलाओं के लिए 10 पंचायत है। ये क्लियर है। मैं भी इन चीज़ों पे बहुत क्लियर हूँ। सिर्फ एक चीज़ पे अब तक क्लियर नहीं हूँ कि जिन लोगों को स्कूल मिल जाएगा वो नहीं जाना चाहें तब क्या होगा। इसके बारे में मैंने पता करने की कोशिश की है। मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं मिला है कि ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है कि इस सवाल का जवाब उस दिन तक आ जाए जिस दिन अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होगी। कि अप्लाई करने के बाद अगर पहले से ख़राब स्थिति वाला स्कूल आपको मिल गया और आप न जाना चाहें तब क्या होगा। फिलहाल साथियों, आज के एसीएस महोदय ने जो लाइव किया उसमें कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सारी जानकारी मुझे थी और मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से ये सारी जानकारी पहले ही दी थी। और आप कंफ्यूज इसलिए हुए कि आप दूसरों की वीडियो देखते हैं और जो उल्टा सीधा बयान करते रहते हैं आकर के, क्योंकि उन्हें चैनल चलाना है और दिन भर में 4 वीडियो परोसना है, उलूल जलूल बोल बोल करके। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हेडिंग कुछ और लगाते हैं और अंदर कुछ और होता है, और किसी तरह ऐसा अट्रैक्टिव हेडिंग लगाते हैं कि आप उसका वीडियो देखिए, अंदर में कुछ नहीं मिलता है। तो उन लोगों से आप लोग बचें। और फिर कह रहा हूँ, जैसे कि 10 अनुमंडल की बात अभी भी आज भी एसीएस महोदय ने कही है, तो हो सकता है कि सक्षमता पास वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक इन चीज़ों को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और इस बात के लिए भी मैंने आपसे एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उसने कहा था कि सरकार जहां चाहे वहां शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर सकती है, पदस्थापित कर सकती है। वो सरकारी नौकर हैं, उनकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर इन बातों का संज्ञान होगा नियोजित शिक्षक और सक्षमता पास वाले साथियों को, तो शायद वो कोर्ट न जाए। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि आप लोग जो भी बीपीएससी शिक्षक साथी हैं, एकजुट रहिए। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एकत्रित होना ज़रूरी है। हमारी लड़ाई कोई दूसरी नहीं लड़ने वाला, हमें खुद लड़ना होगा। हम लड़ेंगे ग्रेड पे के लिए। जब इतना हार्ड ड्यूटी हमसे लिया जाता है, अगर आधे घंटे लेट हो गए, आधे घंटे पहले निकल गए, तो हमारा पेमेंट काट लिया जाएगा। तो हमें भी ग्रेड पे चाहिए। हम हर महीने 20 से 25 हज़ार नुकसान क्यों सहेंगे। और सरकार जो बहाली कर रही है अभी, नीतीश सरकार, वो मजबूरी में कर रही है। मजबूरी ये थी कि वो चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि 10 लाख नौकरी देंगे। अगर वो बहाली नहीं करेगी
तो विपक्ष वाले कहेंगे आपके 10 लाख वाले नौकरी के वादे का क्या हुआ? इसीलिए मजबूरी में नौकरी दे रही है, और कोई बातें नहीं है। तो हमारा शोषण क्यों? किसी को स्केल पे बहाली, किसी को चाइनीज वेतनमान, न ग्रेड पे न कुछ, और ड्यूटी उन लोगों से भी हार्ड, जो लोग स्केल पे बहाली है उनसे भी हार्ड ड्यूटी करनी पड़ रही है। 9 से लेकर के 4:30 तक, 1.5 घंटा आने जाने में जोड़ दीजिए तो 11 घंटे की ड्यूटी हो रही है। तो हमें लड़ना होगा सरकार से जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब। इसलिए जुड़े। मेरा मोबाइल नंबर है 9470255684। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई ज़रूरी हो तो मैसेज करें, कॉल मत करिएगा। और चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।